बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें स्टडी करने जा रहे हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं इस तरह से कि फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बेटा होंगी उसमें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड इज़ नोन एज फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। के इस चैप्टर में बेटा हम सॉलिड्स का जो है वो स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को बेटा डिस्कस किया गया है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, तो वहाँ से अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे। तो टॉपिक वही है बेटा हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो जब भी बेटा बात की जाएगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें हम सॉलिड्स पर जो है वो फोर्स, डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स में जो चेंजेस प्रोड्यूस होंगी सॉलिड्स के स्ट्रक्चर में कह लें, सॉलिड्स की शेप में कह लें, लेंथ में कह लें या वॉल्यूम में कह लें, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे किसमें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में। अब इसमें सबसे पहले बेटा जो आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है एक वो है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डेफिनेशन किस तरह करेंगे? एनी चेंज प्रोड्यूस्ड इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। बेटा वो कहता है कि जब भी आपके पास कोई सॉलिड हो, आप उस पर कोई एक्सटर्नल से फोर्स अप्लाई करें तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आ जाए, तो वो जो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, जो उसमें बिगाड़ प्रोड्यूस हुआ है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। अब बेटा ये जो डिफॉर्मेशन है इसको कैटेगराइज किया हुआ है हमारे पास, इसकी टाइप्स कह लें कि टेंसाइल डिफॉर्मेशन होगी। टेंसाइल डिफॉर्मेशन की एग्जांपल में क्या आ जाता है आपके पास, ये अभी हम देखेंगे। टेंसाइल के बाद वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है। और लास्ट पे जो है वो हम देखेंगे शेयर डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन की एग्जांपल से बेटा हम चलते हैं। लेट्स से ये पहले मेरे पास एक एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन की। बेटा वो कहता है कि आप अपने हाथ में रबड़ की बॉल जो है, रबड़ बॉल जो है उसको पकड़ें और उसको इस तरह से स्क्वीज़ करें। जब आप हाथ में बॉल पकड़ेंगे उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे हर साइड से, तो उसका जो वॉल्यूम है वो पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये इसके वॉल्यूम में क्या चीज़ आ गई है बेटा? डिफॉर्मेशन आ गई है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये आपके पास क्या कहलाएगी? वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन कहलाएगी। सिंपल कि आपके पास एक रबर बॉल है, आपने अपने हाथ में उसको पकड़ के स्क्वीज़ किया है तो उसकी शेप, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर लेट्स से आपके पास एक रबर की स्ट्रिंग है, आप दोनों एंड से पकड़ के इस तरह से इसको इलॉन्गेट करते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाएगा? इलॉन्गेशन हो जाएगी, लेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इसको टेंसाइल डिफॉर्मेशन बोलेंगे। अब अगर किसी सॉलिड पे आपने जो है वो फोर्स इस तरह से अप्लाई की कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो उसको बेटा फिर हम क्या बोलेंगे? शेयर डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये बेटा हमने एक एग्जांपल देखी है कि हमारे पास एक रबर बॉल थी, हमने उसको इस तरह से हाथ में पकड़ के स्क्वीज़ किया, उस पर फोर्स लगाई। तो बेटा जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे, अब बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो जो बॉल है वो अपनी इनिशियल शेप में जो है वो वापस आ जाएगी। ठीक है। अब बेटा इस को अपनी वापस जो शेप में वापस आने के लिए एक कंडीशन का होना लाजमी है, वो ये कि जो आपने एक्सटर्नल से फोर्स अप्लाई की है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी
होनी चाहिए, ठीक है। एक ख़ास लिमिट होती है, उसके अंदर अंदर तक अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल शेप में वापस आ जाएगी। इसको हम इस बॉडी की स्टेबिलिटी को क्या बोलते हैं वो मैं अभी डिफाइन करता हूँ, लेकिन इसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो अभी हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो बेटा ये सॉलिड्स में जो आपके पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो एक टाइप है हमारे पास डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा कौन से होती हैं? ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स जो है वो एक अरेंज्ड वे में जो है वो पोजीशनड होते हैं। एटम्स आर अरेंज्ड टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस बाय कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स। कि अगर हम कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा लेते हैं तो उसके एटम्स के दरमियान इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मेंटेन रखती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा मैंने एक यूनिट सेल जो है वो लिया हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एटम्स जो है वो मौजूद हैं। अभी आपने इस पर कोई भी स्ट्रेस जो है, कोई भी फोर्स जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं की। अब बेटा इसी यूनिट सेल के एटम्स पर मैं आउटवर्ड जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। आउटवर्ड फोर्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो इसके एटम्स बेटा डिस्प्लेस होंगे। लेट्स से पहले बेटा इनिशियल इस पॉइंट पर था, लेकिन अब इसके जो एटम्स हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो गए हैं? डिस्प्लेस हो गए हैं। तो हम जब एटम्स इसके डिस्प्लेस हो जाएंगे तो इसी को बेटा हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन बोलेंगे। तो डिफॉर्मेशन का एक मतलब ये समझ आया हमें कि जब भी डिफॉर्मेशन होगी तो जो उसके एटम्स हैं वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस होंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। तो बॉडी या ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को हम बोलेंगे इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब बेटा इसी पॉइंट पर अगर हम बॉडी पर जो अप्लाई कर रहे हैं आउटवर्ड में फोर्स, इसको रिमूव कर देंगे तो इसको रिमूव करने से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल स्टेट में जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा दोबारा देखें कि इसमें जब वापस आएगा तो पहले हमने आउटवर्ड फोर्स अप्लाई की थी। अब अगर इसी यूनिट पर मैं क्या करता हूँ? इनवर्ड फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके एटम्स बेटा किस तरफ मूव करेंगे? इनवर्ड फोर्स के अप्लाई करने से इसके एटम्स जो है वो इनवर्ड डिस्प्लेस होंगे। तो अगेन इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एक अगली बात आपने जो समझनी है वो इस तरह से है, देखिए कि अगर मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो इसको वापस ला रही है इंटर एटॉमिक जो इसकी कोहेसिव फोर्सेस हैं वो अगर इंटर कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक कर जाएंगी तो जो बॉडी है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आएगी। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हमने उस एबिलिटी को अब डिफाइन करना है जो इसको वापस अपनी इनिशियल स्टेट में लेके आती है, तो वो हमारे पास आ जाती है इलास्टिसिटी। डेफिनेशन देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज रिमूव्ड। कि जब आपने किसी बॉडी पर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई की हो और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल शेप में क्या हो जाए? वापस आ जाए, तो बॉडी की इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी बोलते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था कि इस बॉल पर हमने फोर्स अप्लाई की थी, स्क्वीज किया था, इसकी शेप चेंज हो गई थी, ठीक है। और जब हमने वही एक्सटर्नल से फोर्स रिमूव की तो बॉडी जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गई थी। तो बॉडी की इस एबिलिटी को बेटा हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ से हमने एक फर्दर डेफिनेशन करनी है स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या है हमारे पास? यही बेटा जो ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस और फोर्स में आपने थोड़ा सा डिफरेंस है वो समझना है कि जो हम ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा ये चीज़ों इसमें देखिए अप्लाई हम फोर्स ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो फोर्स नहीं स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, हम स्टडी करेंगे स्ट्रेस जो है वो स्टडी करेंगे। इसका पर्पस है क्योंकि एरिया के चेंज होने से जो फोर्स का इम्पैक्ट होता है, जो फोर्स का इफेक्ट होता है ना बेटा, वो चेंज हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप समझें कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हैमर है, हैमर की मदद से मैं इस पॉइंटर को इस वॉल पे इस तरह से फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो हम देखेंगे कि इस 10 न्यूटन फोर्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कि ये जो पॉइंटर है
ये इस वॉल में, इस बोर्ड में पेनिट्रेट नहीं करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ बेटा कि मैं एक नेल यूज़ करता हूँ जिसका यहाँ पर जो एरिया होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। अब बेटा अगेन जब मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो हम उसका इफेक्ट ये देखेंगे कि वो नेल इस बोर्ड में ज़्यादा क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अगर एरिया चेंज कर दिया तो एरिया के चेंज होने से जो उस फोर्स का इफेक्ट है बेटा वो भी पहले से चेंज हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए हमने फोर्स का वो इफेक्ट देखना होता है जो एरिया के चेंज होने से प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या करेंगे, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की लेंथ, शेप या वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए पर यूनिट एरिया जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेस जिस तरह से हमने डेफिनेशन की है कि स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बेटा जो इसका सैंपल है इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास फार्मूला में क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा अगर हमने स्ट्रेस का यूनिट फाइंड करना हो तो यूनिट हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा का यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर हम देखें बेटा तो ये पास्कल के इक्वल होता है, तो पास्कल भी फिर इसका यूनिट होगा स्ट्रेस का, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशंस फाइंड करना चाहें तो डायमेंशंस हम लिख सकते हैं, न्यूटन किसके इक्वल है, ml t-2, यहाँ से लेंथ है हमारे पास l-2 हो जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी m l-1 t-2, these are the dimensions of the stress। अब बेटा इसके बाद टाइप्स हमने डिस्कस करनी है स्ट्रेस की। जिस तरह अभी हमने डिफॉर्मेशन में देखा था कि हमारे पास टेंसाइल डिफॉर्मेशन होती है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होती है और शेयर डिफॉर्मेशन होती है, वैसे ही हमारे पास स्ट्रेस की भी डिफरेंट टाइप्स होंगी। कि फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल का वर्ड जो है वो लेंथ से है कि लेंथ में चेंज लेके आना है हमने। When a stress changes the length of the body, कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस के अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए तो उस स्ट्रेस को बेटा हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। जिस तरह पहले हमने एग्जांपल देखी है कि अगर हमारे पास एक रबर स्ट्रिंग हो, उस रबर स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को पकड़ के आप इस तरह से उसको फोर्स अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में जो है वो चेंज आ जाएगा। तो वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप स्ट्रिंग के लगा रहे हैं उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसको एक वर्ड आपने और इसके लिए याद रखना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये 1D डिफॉर्मेशन है। ये 1D डिफॉर्मेशन क्या है कि बेटा जब भी टेंसाइल स्ट्रेस होगी तो आपके पास जो एटम्स होंगे वो डिस्प्लेस होंगे वन डायमेंशन में। स्ट्रिंग पे आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसके एटम्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वन डायमेंशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन में ही क्या होगी, उसमें एटम्स जो है वो डिस्प्लेस होंगे। तो इसको वन डायमेंशन जो है वो डिफॉर्मेशन भी रिजल्ट्स होती है किसके वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस के ज़मरे में आपने एक बात याद रखनी है कि जो टेंसाइल हमारे पास स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं ये सॉलिड्स पे अप्लाई करते हैं कि सॉलिड्स की जो लेंथ है उसी को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास गैसेस होती हैं या लिक्विड्स होते हैं वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता। टेंसाइल वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन डायमेंशन में डिफॉर्म नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो यही बेटा डेफिनेशन है कि व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस के अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो चेंज हो जाए तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन है कि व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी, कि आपने बेटा कोई भी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर आपने जो है वो स्ट्रेस अप्लाई किया है और स्ट्रेस अप्लाई करने से उस बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये जो पहला इस चैप्टर का पैराग्राफ है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है।
और इसके बाद इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे। अब बेटा इसमें हमने एक जो है वो ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जो है उसको डिस्क्राइब किया था कि इलास्टिसिटी। अभी हमने कहा है कि वही रबर स्ट्रिंग है, आप उसको एलोंगेट करें और वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल शेप में वापस आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी। ठीक है। अब बेटा लेकिन हम डिफरेंट सिनारियोज में ये भी देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट पर जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी इनिशियल शेप में वापस नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई स्प्रिंग है आपके पास, आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल शेप में, इनिशियल लेंथ में, इनिशियल वॉल्यूम में वापस नहीं आता, तो ऑब्जेक्ट की उस एबिलिटी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। दो तरह के बिहेवियर बेटा हमने देखे हैं, एक ऑब्जेक्ट का होता है इलास्टिसिटी और दूसरा क्या होता है यहाँ पे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या आ जाती है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी कि आप स्ट्रेस को रिमूव करें और ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल शेप में वापस ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं।